हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 22 जनवरी 2023 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का वीडियो आपको दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर से जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि काफी अच्छे खासे क्वेश्चन हमने आपको कवर करवा दिए हैं। साथ ही साथ अब तक की जितनी भी पीडीएफ है हमने सारी की सारी टेलीग्राम पर अपडेट कर दी है, तो टेलीग्राम पे जरूर से आप जाकर ज्वाइन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर आप टेलीग्राम पर रिडायरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप सीधे सीधे टेलीग्राम में जाइए और वहां पर रॉयल स्टडी सर्च करिएगा। आपको फर्स्ट नंबर पर जो चैनल मिलेगा उसको आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वो चैनल यही है और यहीं पर आपको टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है गाइस? और आपका आगे आने वाले दिनों में किसी भी दिन एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें व्हाट्सएप पर, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएं। आज की शानदार वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा जीके और करंट अफेयर का आज का पहला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? सही जवाब रहेगा कथक या कथक से। बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। कथक उत्तर जो प्रदेश है यहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है। ये जो शब्द है कथा से बना है, जिसका अर्थ होता है कहानी कहने की कला। कथक की जो उत्पत्ति है उत्तर भारत में हुई है और यह भारतनाट्यम नृत्य के समान माना जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बनेगा कि भारतनाट्यम के समान अन्य जो नृत्य है ये कौन सा है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपका बनता है। प्राचीन भारत में कथाकार होते थे जो संगीत, मूक, अभिनय और नृत्य के माध्यम से धार्मिक और पौराणिक कथाओं का पाठ करते थे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा 2007 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? सही जवाब रहेगा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। आपका करेक्ट आंसर रहेगा 2007 में गणतंत्र दिवस की परेड के मुख्य अतिथि थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। 2008 की बात करें तो राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी थे, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे। 2007 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे अतिथि गणतंत्र दिवस परेड में भारत में। 2006 में सऊदी अरब के राजा शाह अब्दुल्ला जो कि गेस्ट थे। 2005 में थे भूटान के राजा जिग्मे सिंघे वांगचुक। आप याद रखिएगा इनको, ये देख लीजिएगा, हमने इसीलिए डाला है ताकि आपका ये क्वेश्चन बना है, तो हो सकता है इन सभी क्वेश्चन बन जाए। भारत सरकार हर साल गणतंत्र दिवस परेड के लिए एक विदेशी नेता को आमंत्रित करती है। साल 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में नियुक्त किया गया था या आमंत्रित किया गया था। और गणतंत्र दिवस पर किसी विदेशी मेहमान को आमंत्रित न करने के कुछ साल कौन कौन से हैं, इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कौन से साल में गणतंत्र दिवस पर किसी भी विदेशी मेहमान को आमंत्रित नहीं किया गया है। तो साल 2021 में नहीं किया गया, 22 में नहीं किया गया, 2021-22 के अलावा 1952, 1953 में, 1956, 57, 59, 1962, 1964, 1966, 1967, 1970 ये कुछ ऐसे साल है जिनमें किसी भी विदेशी मेहमान को गणतंत्र दिवस परेड के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? सही जवाब रहेगा 12 जून 1928 को बारदौली सत्याग्रह हुआ था। और ये जो आंदोलन था गुजरात में हुआ था। इसका नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा यह था बारदौली संग्रहालय। किसान आंदोलन था, एक प्रमुख किसान आंदोलन। इस आंदोलन में किसानों ने करों में अत्यधिक वृद्धि का जो विरोध है किया था, और उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी, इसीलिए बेसिकली यह आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है यामिनी कृष्णमूर्ति ने यामिनी स्कूल ऑफ डांस अकेडमी कब खोली थी? तो ये खोली थी इन्होंने 2016 में। यामिनी कृष्णमूर्ति ने 1990 में, देखिए माफ कीजिएगा यहाँ पर 2016 आ चुका है, 1990 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 1990। यामिनी कृष्णमूर्ति ने कब खोली थी? 1990 में। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1990 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति ने 1990 में दिल्ली में यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला था, और यहाँ डांस स्टूडियो हौज खास में था। और इस संस्थान में यामिनी कृष्णमूर्ति युवा नर्तकियों को नृत्य सिखाती है। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम में माहिर है। उन्हें कुचिपुड़ी नृत्य शैली की मसाल वाहक के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर दिन यहां से क्वेश्चन आपका बन रहा है यामिनी कृष्णमूर्ति से, तो इनको आप देख कर जाए। आज भी 2 क्वेश्चन इनसे बने हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन शहनाई वादक नहीं है? अब एग्जैक्ट तो ये नहीं मिल पाया कि क्या क्या ऑप्शन आपको मिले थे, बट मैं आपको बता दूं शहनाई जो वादक है इनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। क्लियर है? शहनाई एक वायु वाद्य यंत्र है, यह लकड़ी से बना होता है और इसके एक सिरे पर दोहरा ईंक होता है। शहनाई में नलिका के ऊपर 7 छेद होते हैं। शहनाई एक सरकंडा युक्त वाद्य यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट किसके शासनकाल में थे? क्वेश्चन इस तरह से होगा कि आर्यभट्ट किसके दरबार में थे? सही जवाब रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे आर्यभट्ट गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने प्रतिपादन किया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष के परिता घूमती है। क्लियर है? परावर्तित सूर्य के प्रकाश से चमकने वाली अवधारणा चंद्रमा और ग्रह की पहचान सबसे पहले आर्यभट्ट के द्वारा ही की गई थी। अगला क्वेश्चन है गोवा में कौन सा चर्च नहीं है? ये क्वेश्चन बना है, तो इसका ऑप्शन हमें नहीं मिले हैं कौन सा चर्च नहीं है। गोवा के जितने भी चर्च है उनको हम बता दें, उनको अगर छोड़कर एक अलग ऑप्शन मिला होगा वो आप आसानी से पहचान सकते हैं। गोवा के कई चर्च है गोवा में, बेसिकली बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, कैथेड्रल है ना, से कैथेड्रल, चर्च ऑफ लेडी ऑफ रोजमी,
मोटे हिल, सेंट केजेतन चर्च, ये सारे जो चर्च है ये गोवा के हैं। तो इनको छोड़कर जो भी मिला हो आपका क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वो गोवा का नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है बारडोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? ये शायद बारडोली सत्याग्रह वाला क्वेश्चन है। क्लियर है? तो 1928 में हुआ था। भारत में बारडोली आंदोलन एक कर मुक्त आंदोलन था। 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ था और ये जो आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक के रूप में जाना जाता है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है 1864 में कौन से समाज की स्थापना हुई थी? सही जवाब रहेगा वेद समाज की। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास यानी चेन्नई में हुई थी और वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था और इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू ने की थी। वेद समाज ने जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। अगला क्वेश्चन है एन एरिया ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक है वी.एस. नायपाल। एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक वी.एस. नायपाल है और ये जो पुस्तक है 1964 में लिखी गई थी। यहाँ 60 के दशक की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आधारित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान सकते हैं, जीवन एक आत्मकथा पुस्तक किसकी है? इस तरह से उन्होंने हमें बताया है, ये एग्जैक्ट इस तरह से हो सकता है, मेरा जीवन एक सचित्र आत्मकथा पुस्तक किसकी है? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी की है ये पुस्तक। मेरा जीवन एक सचित्र आत्मकथा पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम जी की है। कलाम स्वतंत्र भारत के सबसे प्रसिद्ध शख्सियतों में से एक है और वे एक वैज्ञानिक, नेता, विचारक, शिक्षक और लेखक थे। अगला क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही जवाब रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका जून 2024 में एक वैश्विक क्रिकेट प्रतियोगिता टी20 की मेजबानी, विश्व कप की मेजबानी करेगा। इस आयोजन की मेजबानी वेस्ट इंडीज के अधिक स्थापित क्रिकेट देशों के साथ की जाएगी और यहाँ उत्तरी अमेरिका में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक कार्यक्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेल 2022 में किसने भाग नहीं लिया? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है इस तरह से हो सकता है कि किस देश ने अभी तक एशियाई चैंपियंस गेम की मेजबानी नहीं की है? क्लियर है? तो पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पाकिस्तान ने अब तक एशियाई चैंपियन गेम की मेजबानी नहीं की है। हालांकि पाकिस्तान ने 2023 में होने वाले क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी की। 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भी पाकिस्तान में ही की गई थी। अगला क्वेश्चन यानी कि 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भी पाकिस्तान को ही की गई नहीं है, पाकिस्तान को ही दी गई है। क्लियर है? अभी ये हुई नहीं है, 2025 में ये होगी। अगला क्वेश्चन है 2016 में पद्म विभूषण किसे मिला था? इस तरह से क्वेश्चन था। तो गाइज मैं बता दूं आपको 2016 में पद्म विभूषण किसे मिला था? इसके एग्जैक्ट ऑप्शंस हमें नहीं मिल पाए हैं। क्लियर है? हमने सारा डेटा डाल दिया जितना भी 2016 में भी लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। देखिए सुश्री यामिनी कृष्णमूर्ति, इनसे हमारा जो क्वेश्चन है ऑलरेडी हम कवर करवा चुके हैं, तो इनका नाम तो स्पेशली आप याद रखिएगा, क्वेश्चन इनसे डेली बेसिस पर बन रहा है। 2016 में इनको पद्म विभूषण मिला था कला, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में। श्री रजनीकांत जो कि कला और सिनेमा के क्षेत्र में अभिनेता है ये, इनको 2016 में कौन सा पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था? इसके अलावा श्रीमती गिरिजा देवी कला, शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में इनको मिला था। रामोजी राव को साहित्य और शिक्षा, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया था। डॉक्टर विश्वनाथन सांता मेडिसिन ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में इनको दिया गया था। श्री रविशंकर को अन्य अध्यात्म के क्षेत्र में दिया गया था। श्री जगमोहन को लोक मामलों के क्षेत्र में दिया गया था। वासुदेव कलकुंते आत्रे को विज्ञान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिला था। अविनाश दीक्षित को शिक्षा एवं साहित्य एवं शिक्षा विदेशी में मिला था और स्वर्गीय श्री धीरूभाई अंबानी को व्यापार तथा उद्योग के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2016 से सम्मानित इनको सभी को किया गया था। तो आप याद रखिएगा इनमें से ही आपको एक मिला होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री का विवाह किस वंश में किया था? सही जवाब रहेगा वाकाटक वंश के नरेश रुद्रसेन द्वितीय से चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। देखिए गुप्त वंश के सम्राट थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने अपनी पुत्री का प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था और ये जो विवाह है 380 ईस्वी के आसपास हुआ था। रुद्रसेन द्वितीय शैव मत को मानते थे जबकि प्रभावती वैष्णव मत को मानती थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पालघाट मनी अय्यर किससे संबंधित है? पालघाट मनी अय्यर का संबंध है मृदंगम से। पालघाट मनी अय्यर इनका पूरा नाम है। मृदंगम से ये जुड़े हुए हैं, एक संगीतकार हैं और आयुर्वेदिक मृदंगम वाद्य यंत्र से ये जुड़े हुए हैं। भारत सरकार के संगीत कला निधि और पद्म रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले मृदंग वादक ये थे। इनका नाम है पालघाट मनी अय्यर। अगला क्वेश्चन है पौधों की कोशिकाओं को कौन सा हार्मोन्स बढ़ाता है? तो ऑक्सीन वृद्धि हार्मोन्स बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई? तो 2 चरणों में हुई 2011 की जनगणना। साल 2011 की जनगणना 2 चरणों में हुई थी, आवास सूचीकरण, जनसंख्या गणना, ये 2 चरण थे। और जनगणना 2011 भारत की 15वीं जनगणना थी, यहाँ आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में घटते हुए राज्यों का क्रम कौन सा है? ये आपको पहचानना था। जनसंख्या से यानी जनगणना से 2 क्वेश्चन आपके बने हैं। क्लियर है? तो अपन अगर क्रम से देखें घटते हुए क्रम में तो सबसे पहले नंबर पर आएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं की है। उसके बाद में महाराष्ट्र आएगा, फिर बिहार आता है, फिर पश्चिम बंगाल आएगा, फिर आंध्र प्रदेश आएगा, आंध्र प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश के बाद में तमिलनाडु और उसके बाद में राजस्थान का नंबर आता है।
क्लियर है। तो ये क्रम आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी क्रम से आपको आगे भी याद रखना है। हो सकता है आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है या तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर कौन सा राज्य, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सा अनुच्छेद है? सही जवाब रहेगा अनुच्छेद 366-24 और अनुच्छेद 366-25। ये जो है अनुसूचित जाति जनजाति से रिलेटेड है। संविधान के अनुच्छेद 366-24 और 366-25 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गठन के बारे में परिभाषा दी गई है। इनकी पहचान और निर्धारण कैसे किया जाता है? संविधान के अनुच्छेद 341 और 42 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी कौन होते हैं? तो स्वपोषी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उनको स्वपोषी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी में सबसे तेज क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट होता है सबसे तेज, और पायरोक्लास्टिक प्रवाह इसमें सबसे तेज होता है। तो इन्हीं में से आपको ऑप्शन मिला होगा। ज्वालामुखी विस्फोट इतनी तेज रफ्तार से होता है कि आसपास के इलाके में जान माल तक का नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1995 में किसकी स्थापना हुई थी? इस तरह से क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है ऑप्शंस कि क्या ऑप्शंस ये पूछना चाह रहा था। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में और डिटेल आपको दी गई होगी। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार का आकार कैसा है? तो वर्गाकार है चार मीनार, जो कि हैदराबाद में है। चार मीनार एक वर्गाकार संरचना है और इसकी हर एक भुजा 20 मीटर यानी 66 फीट लंबी है। चार मीनार में चार मीनारें हैं। प्रत्येक मीनार को एक विशाल गुंबद से सजाया गया है। इसकी ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए 149 सीढ़ियां देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक जयंती हिंदी कैलेंडर के अनुसार कब मनाते हैं? तो कार्तिक महीने में मनाई जाती है गुरु नानक जयंती हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने में मनाई जाती है। यह जो त्योहार है हर साल कार्तिक महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल गुरु नानक जो जयंती है 27 नवंबर 2023 को मनाई गई। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, 7वीं शताब्दी में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? इस तरह से क्वेश्चन आपका बना है। तो फ्रांसीसी यात्री था फ्रांसवा बर्नियर, जो कि 17वीं शताब्दी में भारत आया था। 7वीं शताब्दी की बात करें, 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री था हैंसांग। इसने वर्ष 629 से 645 ईस्वी के बीच में भारत की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा खेल नहीं खेला गया था? तो मलखंब और क्रिकेट इसमें से नहीं खेला गया था। हो सकता है और भी कुछ आपको ऑप्शन में मिले हों। देखिए यहाँ पर IOC एक गैर लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी कि ओलंपिक समिति की यहाँ पर बात की जा रही है। ओलंपिक समिति की यहाँ पर बात की जा रही है और इसका जो गठन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका गठन हुआ 23 जून 1894 को। याद रखिएगा 23 जून 1894 को इसका गठन हुआ है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। और 2020 ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो में आयोजित किया गया था। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 स्वर्ण पदक था, 2 रजत पदक थे और 4 कांस्य पदक इसमें शामिल थे। इस हिसाब से पूरे 7 पदक भारत ने इसमें जीते थे। जेवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये स्पेशली पूछा जाता ही, एक क्वेश्चन आपका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया ये था समस्थानिक की परिभाषा से रिलेटेड जीएस का क्वेश्चन था। तो एक तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है अलग है, उसको समस्थानिक कहा जाता है। तो ये बेसिकली समस्थानिक की डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बाहर के आयात को कम करके अपने ही देश में वस्तु का निर्माण करना या वस्तु को बनाने के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? तो आत्मनिर्भरता उसको बोला था, आत्मनिर्भर। इसी तरह से आई थिंक आपको वर्ड दिया होगा, और कोई भी वर्ड दिया होगा तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा गाइस पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड लगातार डेली बेसिस पर हर सप्ताह में क्वेश्चंस बन रहे। आज भी 2 क्वेश्चन बने हैं पंचवर्षीय योजना से। क्लियर है? एक क्वेश्चन तो याद नहीं रहा है उन्हें एग्जैक्ट, दूसरा क्वेश्चन वो बता रहे हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में कुछ हुआ था, वो कब हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर है? और वो बता रहे थे ऑप्शंस कि 1992, 1993, इस तरह से वो ऑप्शंस बता रहे थे, है ना। तो हम आपको हिंट दे रहे हैं, इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 में शुरू हुई थी और 1997 तक ये चली थी। इस अवधि का मूल उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना था। यह योजना तकनीकी विकास पर केंद्रित थी और 1990-91 के दौरान मुद्रास्फीति के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। यहाँ 1992-97 तक 5 वर्ष के लिए अवधि चली थी और इसका मुख्य उद्देश्य था रोजगार सृजन, जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाना और समग्र मानव विकास हासिल करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है 2021 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया था? तो जैन यूनिवर्सिटी ने इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था, जबकि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ में दूसरे स्थान पर इसमें रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फूर्ति योजना कब की है? तो 2005 में आई थी स्फूर्ति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की भारतीय नृत्यांगना है? सही जवाब रहेगा भारतनाट्यम की। इनसे दूसरा क्वेश्चन ये बन चुका है, पहला हमने आपको कवर करवा दिया था। मुंगरा यामिनी कृष्णमूर्ति इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति का मुंगरा यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य शैली की एक भारतीय नृत्यांगना है। उनके नृत्य करियर ने उन्हें पद्मश्री 1968 में मिला, है ना। इनको पद्म भूषण 2001 और पद्म विभूषण 2016 से ये कई पुरस्कार इनको प्रदान किए गए हैं।
अगला जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, कोई सी चैंपियनशिप थी कि चैंपियनशिप की जर्सी का अनावरण किसने किया, इस तरह से क्वेश्चन था। सही जवाब रहेगा अनुराग ठाकुर। उन्होंने एग्जैक्ट आंसर भी हमें बता दिया, बट उनको ये याद नहीं रहा कि कौन सी चैंपियनशिप के बारे में यहाँ पर बात की गई थी, है ना। तो आप देख लीजिएगा किस तरह का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, किसको पद्म विभूषण नहीं मिला है, इस तरह से था। एग्जैक्ट इसके ऑप्शंस नहीं मिल पाए, बिना ऑप्शंस के नहीं बता पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरसा सूरी मार्ग कौन कौन से मार्गों को जोड़ता है, या कौन से मार्ग से कौन से मार्ग को जोड़ता है। तो अंबाला और जालंधर से के रास्ते दिल्ली को जो है अमृतसर से ये जोड़ता है। अंबाला और जालंधर के रास्ते दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है सिरसा सूरी मार्ग, जिसको क्या बोलते हैं, जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड। सिरसा सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है और यह अंबाला जालंधर के रास्ते दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। इसे पहले ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, 1976 में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में। भारतीय संविधान में 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत ये जो है कर्तव्य जोड़े गए थे। इस संशोधन ने संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़ा था। क्लियर है। तो याद रखिएगा, ये लगातार आपका पूछा जा रहा है और हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं मौलिक कर्तव्य से, मौलिक अधिकारों से, इनको देखकर जाए। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में कौन सा हार्मोन वृद्धि करता है, इस तरह से क्वेश्चन है। ये आपका ऑक्सीन वृद्धि हार्मोन है, जो कि कोशिका दीर्घीकरण को बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस ये लगातार आपके बन रहे हैं। जीके जीएस का हमने सारा बता दिया है। देखिए, आज हमें जो इन्होंने क्वेश्चन सेंड किए, उन्होंने इतना भी हमें बताया है कि रीजनिंग में ये उनके अनुसार ही जिन्होंने क्वेश्चन किया है, तो आप उनके अकॉर्डिंग देखें इन चीज़ों को। देखिए, रीजनिंग में वो बता रहे थे कि 23 चॉइस अटेम्प्ट कर सकते हैं, इतना मतलब कर सकते हैं। मैथ्स में 13-14 तक अटेम्प्ट किया जा सकता है। कंप्यूटर में 6 से 7 अटेम्प्ट किए जा सकते हैं क्वेश्चंस, और जीके जीएस में 30 से 35 तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी कि ये उनके अनुसार है जिन्होंने क्वेश्चंस बताया है कि वो इतना अटेम्प्ट उन्होंने किया है। तो आप भी देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कितना उन्होंने इतना बताया, कितना अटेम्प्ट आसानी से किया जा सकता है। क्लियर है। अब देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। अपन कंप्यूटर के आगे और बढ़ते हैं। कंप्यूटर को अपन डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आज के एग्जाम में आपके पूछे गए। Ctrl+P का उपयोग किस लिए होता है। Ctrl+P का जो उपयोग होता है, ये पेज को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोहरी। देखिए, दो बाहरी कंप्यूटर को जोड़ने के लिए क्या उपयोग होता है। तो पोर्ट का होता है इथरनेट, क्रॉसओवर केबल और राउटर। इनमें से जो भी ऑप्शन मिला हो आपका सही जवाब रहेगा। एमएस एक्सेल से क्वेश्चन आपका बना है। सीसी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा गया था। नेटवर्किंग से क्वेश्चन आपका पूछा गया, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कौन सी होती है। तो Ctrl+P होती है। क्लियर है। स्पेलिंग ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। इसके अलावा एक्सेल में क्वेश्चन बना था कि एक्सेल में A1 और A10 यानी A1 से A10 तक के औसत की गणना करने के लिए फॉर्मूला में इसको कैसे लिखेंगे। तो गाइस, इस तरह से एक्सेल सीट होती है, इसमें इस तरह से डेटा आपका मेंशन होता है 1 से 10 तक। क्लियर है। तो यहाँ पर एवरेज, यहाँ पर ये जो सूत्र है, इसके माध्यम से इसको एवरेज निकाला जा सकता है। तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा और आप सर्च करेंगे तो आपको और अच्छे डिटेल में मिल जाएगा। एक्सेल में न्यू वर्कबुक की शॉर्टकट क्या है। तो Alt+Shift+F1 होती है। एक्सेल में प्रिंट के लिए क्या चुनेंगे, पेज लेआउट को सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो ये सारे 10 के 10 क्वेश्चन हमने बता दिए। कंप्यूटर के आज के अच्छे खासे क्वेश्चन आज के मिल चुके थे। मैथ्स की बात करें, बोर्डमास से क्वेश्चन आपका बना है, लाभांश क्वेश्चन बना है, जाल दूरी से आपका क्वेश्चन पूछा गया, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन बना है, परसेंटेज से क्वेश्चन आपका पूछा गया, नाव धारा से क्वेश्चन आपका बना है, टाइम वर्क यानी समय कार्य से क्वेश्चन बना है, एसआईसीआई से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर गाइस। इसके अलावा और बात करते हैं अपन यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक और आपके एग्जाम में पूछे गए। देखिए, लगातार जो टॉपिक आपके पूछे जा रहे हैं वो ही टॉपिक आपके पूछे जा रहे हैं, यानी कि आज पूरा का पूरा टॉपिक हमें मिल चुके हैं। अनुपात से क्वेश्चन आपके बने हैं और आयु से भी क्वेश्चन आपके बने हैं। रीजनिंग में भी अच्छे खासे टॉपिक है। आकृति वाले क्वेश्चन डेली बन रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से डेली बन रहे हैं क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट डेली बेसिस पर पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। क्लियर है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनाए, नंबर सीरीज से क्वेश्चन बनाए, अल्फाबेट से क्वेश्चन बनाए। तो ये सारे के सारे टॉपिक आई थिंक आपने अच्छे से कवर कर लिए होगा कंफर्म, और इनके ऊपर अच्छी खासी कमांड भी आपने आप कर ली होगी। क्लियर है। जैसा भी क्वेश्चन बने आप अच्छे से अटेम्प्ट करके रहिएगा। सीधा सीधा यही कहना है कि आप अच्छे से इन पर कमांड करके रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने पूरा आपको सभी सब्जेक्ट के डिटेल एनालिसिस कवर करवाया है कि किस तरह से कैसा क्या आज का एग्जाम था। साथ ही साथ तीनों शिफ्ट का एनालिसिस हमने करवाया। उसको देखकर आपको आइडिया लग रहा होगा कि अब तक आपका जो पैटर्न है किस तरफ जा रहा है, आपको किस तरह से आप आगे की तैयारी को कंटिन्यू करना है। क्लियर है गाइज। और गाइज आपको बता दें, इससे पहले की जितनी भी पीडीएफ है हमने सारी की सारी टेलीग्राम पर अपडेट कर दी है। तो टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।